नमस्कार। गुरु को याद करते हुए और नालंदा नृत्य महाविद्यालय की तरफ से ये जो वेबिनार हो रहा है, इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि नालंदा में मेरी दीदी कनका दीदी और उमा, ये बहुत हम लोग आपस में काफ़ी समय से एक साथ जुड़े हुए हैं। और नालंदा एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, नृत्य संगीत कला को समर्पित। इतने वर्षों से कनका दीदी ने उसको स्थापित किया और उमा जी भी उसको अच्छे से आगे चला रही, राहुल जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस वेबिनार में मैं भी कुछ अपनी बात, कुछ आप लोगों के साथ इस कोविड समय में बंद पड़ी इस दुनिया में कुछ रोशनी आ जाए, कुछ कहना चाहिए कि नई ताज़ा हवा चले, जो कि कलाओं में अक्सर होती है। कला का मतलब ये होता है कि कला विकास करती है। कला समय ऐसी चीज है जो हमारे मन और मस्तिष्क, हाँ, इन सब चीज़ों को लेते हुए हमारे शरीर की क्रियाओं को, हमारे मन में और दिमाग में जो भी कला विकसित होती है उसका विकास करती है। और इसी के लिए नालंदा ने एक बेड़ा उठाया कि एक वेबिनार किया जाए। काफ़ी जगह पे वेबिनार हो रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भी इसका एक पात्र हूँ जो आज आपके साथ जुड़ा हूँ। आपसे मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ। मेरा जो कहने का सब्जेक्ट है वो आपने जैसे देखा कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कलाएं जितनी भी हैं, उन कलाओं को हम तक लाके हमसे आगे युगों युगों तक जो ये क्रिया है वो गुरु के माध्यम से है। इसीलिए इन सब कलाओं को गुरुमुखी विद्या कहा गया है। गुरु बैठते हैं, गुरु सामने होते हैं और उनके मुख से निकलती है वो विद्या, वो शिष्य शिष्यों तक पहुंचती है। क्योंकि नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण, इन सब की भी रचना ऋषि मुनियों ने मिलके की और उसको एक शास्त्र के रूप में स्थापित कर हमारी जो विद्या है उस विद्या को जनमानस तक पहुंचाया। उस ज्ञान को एक ऐसा कहना चाहिए कि एक लौ दी, एक रोशनी दी, एक रास्ता दिया। और वो इतना खूबसूरत रास्ता दिया कि मेरे ख्याल से उससे बड़ा कोई शास्त्र जो है इतना डिटेल में मिलता नहीं है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और मैंने इसीलिए इस सब्जेक्ट को चुना, गुरु शिष्य परंपरा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट ये था कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली
समझता हूँ कि मैंने परंपरा में जन्म लिया। मेरे गुरु, मेरे पिता स्वर्गीय कुंदनलाल गंगानी जी, श्रीमती कमला देवी, ये मेरे माता पिता, ये मेरे गुरु भी। और मैं सच बताऊं तो मुझे हमेशा जो मेरे गुरु, मेरे पिता, वह हमेशा और हर दृष्टि में गुरु ज़्यादा नज़र आते थे। बहुत उनका सौभाग्य और जो था वो ऐसा था कि वो हम 7 भाई ऐसे महान पिता के यहाँ जन्म लिया, एक हमारी बहन। और हम ऐसा सोचते हैं कि जैसे कोई राजा रानी की कहानियों में होता है ना, वैसा कुछ हुआ। मेरे से 2 बड़े भाई, मैं 3rd नंबर पे। और गुरुजी हमेशा घर में ही सबको शिक्षा देते थे, घर में ही आते थे लोग सीखने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले ऐसा ही कुछ रहा था कि आपको गुरु के आश्रम में या गुरु के सानिध्य में वहीं जाना होता था जहाँ गुरु होते हैं। तो उस वक्त राजाओं का दौर था और कलाकारों को, गुरुओं को आश्रय देते थे, उसके साथ स्थान भी देते थे कि भाई सब लोग वहाँ जाओ और उनसे शिक्षा प्राप्त करो। हर जगह जाके गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। इसलिए शायद गुरु का स्थान इतना बड़ा दिया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान गुरु को दिया गया। ट्रिनिटी, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, सृष्टि की संरचना की और उसको उनका निर्वाह अभी तक हो रहा है, उनके इक्वल गुरु को रखा गया। और हमारे देवी देवताओं की बात सोची जाए तो उन्होंने भी अगर मनुष्य रूप में जन्म लिया, सृष्टि पे आए, तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के स्थान, गुरु के यहाँ, गुरु के आश्रम में ही जाना हुआ। और वहाँ जाकर उन्होंने गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। तो क्या शक्ति और क्या दृढ़ संकल्प रहा होगा कि हर आश्रम में जाके और हर ऋषि मुनियों के यहाँ भगवान भी जा रहे हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, गुरु बना रहे हैं उनको, गुरु उनके आ रहे हैं, गुरु की आज्ञा का पालन हो रहा है। वो ये कितनी सुंदर परिकल्पना, सृष्टि की रचना ईश्वर ने रची कि ये बना। तो मैं तो बहुत ज़्यादा पीछे जाते हुए मैं यहीं तक जाना चाहूँगा कि मेरा जब जन्म हुआ तो जोधपुर में, तो गुरु जी घर में ही शिक्षा देते थे। और मैं जब छोटा सा था तो मुझको ता थे तत् आ थे तत्, तो जैसे एक नेचर सा है कि जो आपको कान में कुछ सुनाई देता रहता है, तो वो आँख और गर्दन या कुछ गतिविधि कुदरतन होती रहती है कि ये आवाज़ कहीं से आ रही है, कोई घुंघरू बज रहा है, कोई तबला बज रहा है, सुबह सुबह रियाज हो रहा है, अभ्यास हो रहा है। गुरुजी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के, जैसा मैंने सुना, जन्म लिया था मेरे को तो इतनी याद नहीं, लेकिन मेरी माँ, मेरे को इतना तो याद है कि कुछ आवाज़ें मेरे इर्द गिर्द रहती थी। वो आवाज़ों का मतलब नहीं पता, और उनका मुझ पर असर पड़ रहा है ये मुझे समझ में आ रहा था। कितनी सुंदर परिकल्पना, सृष्टि की रचना ईश्वर ने रची कि ये बना। तो मैं तो बहुत ज़्यादा पीछे जाते हुए मैं यहीं तक जाना चाहूँगा कि मेरा जब जन्म हुआ तो जोधपुर में, तो गुरु जी घर में ही शिक्षा देते थे। और मैं जब छोटा सा था तो मुझको ता थे तत् आ थे तत्, तो जैसे एक नेचर सा है कि जो आपको कान में कुछ सुनाई देता रहता है, तो वो आँख और गर्दन या कुछ गतिविधि कुदरतन होती रहती है कि ये आवाज़ कहीं से आ रही है, कोई घुंघरू बज रहा है, कोई तबला बज रहा है, सुबह सुबह रियाज हो रहा है, अभ्यास हो रहा है। गुरुजी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के, जैसा मैंने सुना, जन्म लिया था मेरे को तो इतनी याद नहीं, लेकिन मेरी माँ, मेरे को इतना तो याद है कि कुछ आवाज़ें मेरे इर्द गिर्द रहती थी। वो आवाज़ों का मतलब नहीं पता, और उनका मुझ पर असर पड़ रहा है ये मुझे समझ में आ रहा था।
और ये असर इस पड़ रहा है, इसका समझ आने का कारण बताता हूँ कि मात्र 3-4 साल की आयु जब मेरी हुई तो मैं उस औरे में, उस संगीत में, उस नृत्य में, उस चलती हुई उन क्लासों में बीच में घुस जाया करता था और मुझे लगता था कि मैं भी ये करूं, किसी के पैर देख रहा हूं तो किसी के हाथ देख रहा हूं, तो मैं एक बच्चा जैसे प्रयास करता है वो मैं कोशिश करने लगा। तो शायद गुरुजी को भी महसूस हुआ कि शायद मेरा इंटरेस्ट आए और मैं सीखूं, तो मैंने प्रारंभ किया सीखना। और इधर तो मेरी क्लास होती थी कि वो क्लास में मुझे गुरुजी एक कमरे में सिखा रहे हैं, तो जैसे एक कमरा है, उसके साथ किचन जुड़ी हुई थी, तो माँ हमारे किचन में काम करती थी तो मुझे बुला लेती थी जब हो जाता था, अंदर आ जा तुझे कुछ खिलाती हूँ। तो कहा तो अभी तुमने क्या अभी कुछ कर रहे थे? मैंने कहा हाँ कुछ कर रहे थे, तो मुझे करके दिखाओ। तो मैं, क्योंकि मम्मी, हर माँ को अच्छा लगता है कि उसका बच्चा जो भी कुछ करता है वो माँ उसे देखे, निहारे। यही बहुत बड़ी देन शुरू हो गई कि इधर तो ये सीख के इधर कर रहा होता था, उधर जाके मम्मी को पसंद है, माँ चाहती है, तो उधर मेरे को फिर दोबारा करता था। तो एक तरीके से शिक्षा और साधना, माँ के सामने साधना हो रही। कभी कुछ गलत हो जाता था, क्योंकि माँ करती तो नहीं थी लेकिन माँ देखती थी, इतने लोग सीखते हैं तो माँ को तो ज्ञान तो था, तो कभी कभी कह भी देते थे नहीं ये ऐसे नहीं बताया, तुम ऐसे कर रहे हो, ये ऐसे बताया होगा, तो वो ठीक भी करा देती थी, करेक्शन भी हो जाती थी। तो क्योंकि परंपरा है ना और घर में चल रही है, तो उसको चलने का लाभ मिल रहा है मुझे कि दोनों मेरे लिए है और दोनों मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सिखा रहे हैं मेरे। और इसी का ये परिणाम था कि जब मात्र 5 साल की आयु हुई मेरी, तो मुझे गुरुजी ने चंद मिनट के लिए, जैसा कहते हैं, मंच पे भी नृत्य करा दिया। और छोटा सा मैं था, मुझे क्या नाचा होगा मुझे नहीं मालूम। ये वो उम्र नहीं होती जिसमें आपको 5 साल में आपको इतना याद रहे कि आज जाके। लेकिन हाँ, छोटे छोटे घुंघरू, चूड़ीदार पजामा, एक कुर्ता पहना के और एक छोटी सी जैकेट सी होती थी, वो पहना देते थे और वही तैयार करते थे, खुद तबला लेके बैठ जाते थे। अब वो जो कहते थे, मुझे जो समझ में आ रहा था तो वो मैं नाच लेता था। उस वक्त ऐसा ही चल रहा था, दौर चल रहा था। और गुरुजी बहुत सख्त, बहुत गुस्से वाले, इतने गुस्से वाले थे कि मैं थर थर कांपता था। मैं क्या कांपता था, मेरे चाचा, मेरे मामा, बड़े बड़े, जो काफ़ी उम्र में, मैं तो बहुत ही छोटा था, बहुत बड़े थे। और तो वो कभी कभी मुझे छुपा के साइकिल पे इधर उधर घुमा ले जाया करते थे। मेरे को अच्छा लगता था कि कभी किसी चाचा जी के साथ जा रहा हूँ, कभी मामा जी के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि घर में वो परंपरा थी, तो लोग घर में भी रहते थे जो हमारे पारिवारिक लोग थे, और जो बाहर से सीखने आते थे उनमें बड़ी बड़ी दीदियाँ, ये सब लोग आते थे, तो वो भी बड़ा प्यार करते थे। वो इसलिए प्यार करते थे कि छोटा बच्चा गलत भी करे तो अपने आप में नहीं, दोबारा करो, अच्छा एक बार और करो। लाड प्यार में तो उसको लाड प्यार मिलता था। लेकिन गुरुजी का लाड प्यार नहीं था, वो तो गुरु दृष्टि थी, वो तो सख्त नजर होती थी। तो उनके सामने हमारी हालत खराब हो जाती थी, खड़े होते ही उनके सामने आते ही दरवाजा जैसे खुलता था तो हम यूँ ऐसे हो जाते थे, अब कहाँ खड़े हुए हैं। और इतना कभी कभी ऐसा होता था कि कभी मुझे नचाने के लिए कहीं ले जाते थे, तो मैं इतना डरता था कि जब तक हो जाता नहीं था ना कार्यक्रम या कुछ भी, तो तब तक मैं, हाथ पैर तो फूले हुए से रहते थे और खाना पीना बंद, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं। तो कभी कभी ऐसे कहते थे, दूध पी लो, नहीं बिस्कुट खा लो, ग्लूकोज के बिस्कुट आते थे, वो खरीद के लेते थे, खा लो थोड़ा सा। मैं कहता था नहीं, तो मैं अंदर से डरता था कि अगर ये ठीक कुछ गलत कर दिया स्टेज पे या कुछ भी गलत हुआ तो हड्डी पसली तो फिर ठिकाने लग जाएगी। बड़ों का हवाला हो जाता था, तो मैं तो चीज ही क्या, तो मैं डर के मारे जब तक खाता पीता कुछ नहीं था, जब तक कि वो हो जाए नहीं। और आज भी
वो गुरु का वो जो कहना चाहिए वो ऑरा और वो शक्ति वो मेरे को महसूस होती है। ऐसा नहीं कि आज मैं बिंदास हो गया हूँ या आज मेरे को कुछ आता कुछ नहीं आता। आज भी मेरे को लगता है कि हे गुरु महाराज अब बेड़ा पार आप कर देना, तो क्योंकि गुरु के ऊपर ही हमने सब छोड़ देते हैं। गलती हमारी। अगर कोई कहता है बहुत अच्छा आपने ये चीज अच्छी की, आपकी ये चीज अच्छी लगी, तो मैं कहता हूँ अच्छी हुई है तो गुरु जी की हुई है, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं अपने गुरु का, अपने पिता का अच्छा पुत्र चाहे साबित हो या ना हो, लेकिन अच्छा शिष्य जरूर साबित हो। लोगों को ये लगे कि हाँ उनके शिष्य हैं, तो वाकई गुरु की इज्जत रखना। और ये हमारी संगीत नृत्य कला की बहुत बड़ी देन है कि हम अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट जो है कभी भी नीचे नहीं आने दें। हमेशा उस इज्जत को, उस रिस्पेक्ट को हमेशा अच्छी जगह रखें। ये हम इस परंपरा में सबसे पहली चीज है जो चली आ रही। अब परंपरा के अंदर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कथक के बारे में। जैसा कि सबको पता है कि कथा कही सो कथक कहलाए, लेकिन ये कथा क्या कथक में कहते हैं? नहीं। हर डांस फॉर्म कुछ होता है तो उसमें कोई ना कोई मैसेज होता है या कोई ना कोई कहानी होती है। हर एक में भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, मोहिनीअट्टम, आप जितने मर्जी आप नाम लें, हमारे शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो उनमें सब में कोई ना कोई संदेश है, कोई ना कोई कथा छिपी हुई है। कथक के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि एक तो वो जो कथानांक है, एक वो जो जैसे हम तीन कहते हैं नृत्य नाट्य, तो वो जो नृत्य पक्ष है वो पूरा ताल आधारित पक्ष है, और नृत्य दोनों को समाहित करता है। उसमें शब्दों का भी कुछ मेल होता है, कुछ बोलों का भी मेल होता है, क्योंकि शब्द जो है वो अर्थ रखते हैं, बोल उनको अर्थ दिया जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं मूर्त अमूर्त। कुछ रचनाएं ऐसी होती है जिनमें शब्द मिलेंगे आपको, और कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनमें केवल बोल हैं। तो उन बोलों को मूर्त या उनको सार्थक या उनका स्वरूप स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। वो गुरु की क्या अच्छी वो मेरे ख्याल से पोइट्री होती होगी कि वो एक पोइट्री शब्दों की पोइट्री है, ये पोइट्री बोलों की है। दाने देखे दागे तेरे करदाते थे दागे तेरे करदाते थे दागे करते दा दागे करते दा करते दागे करते दा दागे करते दा दागे तेरे दागे तेरे दागे दा, ये पोइट्री है। लेकिन दान देखे देखिए दान देखे दागे तेरे करदाते थे, हर जगह जैसे शायरी में होता है ना, राइम में होता है, मिलता है, वैसे देखिए धान देखे दागे तेरे करदाते थे दागे तेरे करदाते थे दागे करते धा है जा दागे करते दा करते दागे करते दा दिग्राम का दागे तेरे दाते धा, ये हर जगह वो लेके आ रहा है। ये पहचान जब आप लेते हैं तो आपको आनंद आता है कि हाँ ये अमूर्त है, लेकिन आनंद आ रहा है। एक रस की लयात्मक जो है रस की उत्पत्ति हो रही है, इसमें रस पैदा हो रहा है, जो लयात्मक रस हो रहा है, जो बोलों की सौंदर्यता के साथ चल रहा है। शब्दों की बात करी जाए तो फिर उसमें संस्कृत भाषा, अवधी और जितने हमारे जो दोहे हैं, चौपाइयाँ हैं, ये सारी शब्दों को भी लेके इन पे भी नृत्य और नृत्य की कल्पना और नृत्य के स्वरूप को खड़ा किया गया। परंपरा ये कुछ जैसे कि कथक में कवित और पढ़ने, इनका शुरुआत में बहुत बड़ा स्थान रहा, और उसमें आप देखिए नृत्य को जैसे मैंने कहा था बोल आधारित, शब्द आधारित। चटा जूट मत गंग
खलक शीश चंद्र ललाट भलक हुंड माल गले शेष धरनी धर पार्वती पति शिव हर हर हर। शब्द चंद्र तपन कर आरती शिव की झिझिकित होल होल गंग खलक नाचत शंकर धन कीर्तक तुम दा कीर्तक तुम दा कीर्तक तुम दा। शब्द नटराज शब्द नटवर कृष्ण सखा। आप देखिए कितनी खूबसूरती से अब कृष्ण का लालित्य है और उनकी जो बाल अवस्था है उन सब चीजों को ध्यान रखते हुए रचना देखिए। कृष्ण सखा मिल गए ग्वाले नगर फिरत फिरत जब देख ली तब क्वाल के कांदे चढ़ माथन उतारे और खाई ली दध की मटकी छटकी फटकी और दूध को पी बिखेर दियो पकड़ लियो राधा ने जब तब बाल बाल सब भाग गए दादी खाए गए देख नारायण ताल बजायक नाचन लागे गिट थे तथे तथे तगिट थे तथे तथे तगिट ताथे तथा। तो देख नारायण ये मेरे दादा गुरु जी उन्होंने लिखा। तो कवित्वों की रचना भी की। वो कविता संपूर्ण होती है पोइट्री। कवित आधे बोल जैसे तथे तथे नाच बीच नाच के अंग या नाच के बोल या तबले के बोल कुछ बीच में आ जाते तो वहां कविता आ जाती है। तो ये कवित और पर्णों के साथ साथ नेचर से फिर मिला के जोड़ा कथक में एक और पार्ट आया धा दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना। इसमें नेचर को ले जाए दिन ना ना दिन दिन ना दिन दिन धा न धा न धा न धा न ताकि घिन्नड़ा घिन्नड़ा ये दादा दे दे नाना कथा कथा तेरे कर सकता न ता न धरी कुकु रगन रगन थे तथे तथे कुकु जन नन रग जन नन धर के देखी कथा गदी के न धा न दा धर के देखी कथा गदी के न धा धर के देखी कथा गदी के न धा न दा धर के देखी कथा गदी के न धा धर के देखी कथा गदी के न धा न दा धर के देखी कथा गदी के न धा। तो ये प्रेमलू बहुत सारी प्रेमलुओं की रचना की जिसमें नेचर को डाल दिया। फिर ये चीजें ऐसे बढ़ते बढ़ते कथक में आगे बढ़ी, परंपरा में आगे बढ़ी और मैं परंपरा को अब ला रहा हूं। ये प्रेजेंट में नृत्य ऐसा आ गया पर इसमें गुरु अपने स्थान को अपना निर्वाह करते आ रहे हैं। फ्यूचर तो वो है जो अगर ये फ्यूचर है तो समझ ली सृष्टि की संरचना तो अपने आप में चलती रहेगी। वैसा फ्यूचर इसके साथ साथ बढ़ेगा। इसके बिना फ्यूचर नहीं, फ्यूचर के बिना संगीत नृत्य भी नहीं। ये तो साथ साथ बढ़ती हुई चीज है। बहुत बड़ा रोल इसमें सरकारों ने ये किया और के कुछ कथक केंद्र जैसे कथक केंद्र भारतीय संस्कृत जो हमारे जो संस्कृति विभाग है कल्चर मिनिस्ट्री है, इन्होंने कथक केंद्र की स्थापना की। दिल्ली कथक केंद्र, जयपुर कथक केंद्र, लखनऊ कथक केंद्र। परंपरा आगे बढ़ती है तो उनमें घराने भी बढ़े तो घराने बने जयपुर, लखनऊ, बनारस, रायगढ़ ये घराने बने। और इसी तरीके से भरतनाट्यम में भी और फॉर्म में भी या तो घराने बोलते हैं या स्टाइल बोलते हैं या उनके गुरु को नाम से जाना जाता है कि इन गुरुओं का ऐसा है। तो वो कलाएं अलग अलग रूप में भी, जैसे ये अलग अलग पौधे फूल सब होते हैं वैसे ऐसे परंपरा होती है। नालंदा है, नालंदा जैसे बहुत अच्छा निर्वाह कर रहा है। ऐसे कई इंस्टीट्यूशन है जो निजी तरीके से उसको स्थापित किया गया। और क्योंकि अभी नालंदा की बात हो रही तो मैं नालंदा से तो जुड़ा हुआ हूँ, कथक केंद्र से भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कई गुरु लोग और कई हमारे बड़े गुणीजनों ने भी और उन्होंने बहुत अच्छी स्थापना की। तो आज आप स्टूडेंटों के लिए कितनी बड़ी फायदे की बात है कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो जहां जहां ये इंस्टीट्यूशन खोले गए, इन्होंने बहुत अच्छी चीज ये की कि आज भी
नए दौर में भी इसको फ्यूचर समझते हुए सुविधा के लिए कि ताकि स्टूडेंट छात्र छात्राओं को संगीत और नृत्य की शिक्षा मिल सके, तो इंस्टीट्यूशनों की स्थापना कर दी। तो परंपरा को आदि तरीके से इंस्टीट्यूशन में ले आया, आधा वो अपने गुरु के साथ जुड़ गया। क्योंकि अब तो ना तो वो राजा महाराजा रहे, ना इतनी बड़ी जगह किसी को हमको मिलती, हमारे पूर्वजों को मिल गई सो मिल गई, अब तो नहीं मिलेगी वो। अब कहाँ गाँव में जाएंगे या कहाँ ढूंढना बहुत मुश्किल है। अब फ्यूचर ये है कि फ्यूचर में भी गुरु के बिना तो परंपरा रहेगी नहीं, गुरु तो चाहिए। और कम से कम आप सब लोगों को भी मैं एक बात ये कहूंगा कि अच्छी तरीके से परंपरा को समझो, ईमानदारी से उसको समय दो। क्योंकि देखिए, जब तक आप जल्दबाजी में कोई चीज करेंगे तब तक वो हमेशा आधी अधूरी रहेगी। और जब आप थोड़ा समय लगा के गुरुओं के सानिध्य में रहेंगे और उसको संस्था को भी ऐसा बनाने के लिए आपका योगदान देना भी जरूरी है। संस्था का भी नाम या गुरु का नाम तब होता है जब अच्छे शिष्य निकलते हैं। तो मैं सबको मेरी तरफ से एक यही कहना है कि अच्छी मेहनत करनी है आप लोगों को, और संकल्प और अपना दृढ़ निश्चय बनाएं कि हम इस परंपरा को युगों युगों तक आई है और युगों युगों तक ले जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक नृत्य संगीत की इस परंपरा का नाम रहेगा, और ये कभी भी ना खत्म हुई है ना खत्म होगी, क्योंकि ये चली आ रही परंपरा है। और ये हमारी धरोहर है, हमारे पूरे देश की जान है, पहचान है। विदेशों में हमारी पहचान है, ये हमारी कलाएं, हमारी इस आधार, ये जो इतना मजबूत हमारे गुरुजनों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें जो अच्छा सा एक पौधा, एक वृक्ष और एक नदी, ये जितनी चीजें हमें मिली हैं, इन सबको संजो के रखें और अच्छे से इसके लिए हम मेहनत करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार।